नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जी के कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है सोमवार 27 अप्रैल 2026। आज के दिन हम विश्व डिजाइन दिवस के रूप में मनाते हैं और इसके साथ साथ दोस्तों, भारत में आज यानी 27 अप्रैल 1975 को हमारा पहला उपग्रह आर्यभट्ट उपग्रह हमने लॉन्च किया था और भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया था जिनके खुद के उपग्रह लॉन्च करने की कैपेसिटी या फिर उनके उपग्रह लॉन्च हुए थे। तो बहुत कम देश थे और भारत ने सन 1975 में आर्यभट्ट नामक उपग्रह को लॉन्च करके इन देशों में शामिल होने की सफलता प्राप्त की थी। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर, लेकिन उससे पहले ये शिक्षा पर आधारित खूबसूरत सा गीत एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं इस गीत के बाद। Danadom, 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 danadom. Danadom, 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 danadom. हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। Danadom, 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 danadom. danadom 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 जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। सत्य क्या है, ये सुनो, अपने मन में जान लो। ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है, वो ही आगे आ गया है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। तुमको सदा आगे ही आगे है जाना, ये शपथ लो। काम कोई अच्छा है करके दिखाना, ये शपथ लो। विद्या जो पाएंगे हम, कुछ न दिखाएंगे
में ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। गाना दो, गाना दो, गाना दो, गाना लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं होंगे न सौंदना। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चले। गाना दो, गाना दो, गाना लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं होंगे न सौंदना। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। इस शानदार गीत के बाद आइए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत की पहली वैदिक घड़ी किस राज्य में स्थापित की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बिल्कुल सही दोस्तों, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1 मार्च सन 2024 को भारत की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई थी, जबकि दूसरी वैदिक घड़ी हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है, जिसका नाम है विक्रमादित्य। और जो हमारी वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश में स्थापित की गई थी, ये उज्जैन नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। दोस्तों, वैदिक घड़ी में 48 मुहूर्त होते हैं और इनका जो समय अवधि है वो भी 48 मिनट की होती है। इसी कारण से जो वैदिक घड़ी है उसका स्थानीय समय सामान्य घड़ी से अलग होता है। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए सिपाही ज्वाला जिले को, बी राजौरी जिले को, सी अलवर जिले को या ऑप्शन डी इंदौर जिले को। बिल्कुल सही दोस्तों, ये सिपाही ज्वाला जिले को प्रदान हुआ है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि सिपाही ज्वाला जिला किस राज्य का एक जिला है। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में चर्चा में रहा कल्पक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु में, बी गुजरात में, सी केरल में या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल सही दोस्तों, कल्पक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि तमिलनाडु में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में वो भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने कैंसर बीमारी को अधिसूचित रोग या फिर नोटिफाइड रोग की श्रेणी में डाला है, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। आपके ऑप्शंस हैं ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा या ऑप्शन डी केरल। बिल्कुल सही दोस्तों, तेलंगाना। दोस्तों, तेलंगाना ने केरल माफ कीजिएगा कैंसर रोग को अधिसूचित या नोटिफाइड रोग की श्रेणी में डाल दिया है। ऐसा करने से किसी भी हॉस्पिटल में तेलंगाना के यदि कैंसर का कोई इलाज हो रहा है तो वहां पर उसकी सारी की सारी हिस्ट्री रखी जाएगी, ताकि वो अपना हॉस्पिटल बदले तो इस बात का पता लगाया जा सके कि उस पर किस प्रकार के ट्रीटमेंट पहले ही हो चुके हैं। तो ऐसी फाइल्स मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि कैंसर पीड़ित व्यक्ति को बार बार अपनी समस्या के बारे में बताना न पड़े और कम समय खर्च हो और डॉक्टर्स को टाइम पर पता चले कि उनको प्रक्रिया कहां से शुरू करनी है। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में सीबीएसई बोर्ड ने कौन सी कक्षा से एआई पाठ्यक्रम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करिकुलम को लागू करने की घोषणा की है। ये वर्ष 2027-28 से लागू होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए कक्षा 1 से, बी कक्षा 2 से, सी कक्षा 3 से या ऑप्शन डी कक्षा 4 से। बिल्कुल सही दोस्तों, कक्षा 3 से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करिकुलम लागू कर दिया गया है और ये कक्षा 9 तक चलेगा। कक्षा
3 से लेकर 9 के मध्य न केवल एआई पाठ्यक्रम बल्कि बच्चों की थिंकिंग को, कंप्यूटिंग थिंकिंग को विकसित करने के लिए भी बुक्स पढ़ाई जाएंगी। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत की वो पहली कंपनी कौन सी बनी है जिसका टर्नओवर लगभग 1 ट्रिलियन रुपीस हो गया है। यानी हम वैसे देखें तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इसका टर्नओवर हो गया है और ये कंपनी हमारी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी में आती है। यानी ऐसे आइटम्स सेल करती है जो हम दिन भर खाते हैं, मीन्स दूध, खाना, सब्जियां, फल, ऐसे प्रोडक्ट जो अधिक समय तक टिक नहीं सकते, उनको समय पर हमें कंज्यूम करना पड़ेगा, तो उन्हें बोलते हैं, उन कंपनीज को बोलते हैं हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। तो आपके ऑप्शंस रहेंगे ए अमूल, बी जोमेटो, सी स्विगी या ऑप्शन डी ब्लिंकिट। बिल्कुल सही दोस्तों, अमूल। दोस्तों, अमूल का जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात आनंद में है और इसकी फुल फॉर्म होती है आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। इसी कंपनी का टर्नओवर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मंजूरी मिली है, यानी विशेष आर्थिक जो क्षेत्र होते हैं उसमें इनको एंट्री मिल गई है। ऐसा किस राज्य में हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी केरल या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, गुजरात में इनको मंजूरी मिल गई है। प्रश्न संख्या 8। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत ने परिसीमन विधेयक 2026 में जो हमारा 131वां विधेयक है, इसमें 543 से बढ़ाकर अब कितनी सीटों का प्रावधान किया है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 650, बी 750, सी 850 या ऑप्शन डी 950। बिल्कुल सही दोस्तों, ये होंगी 850, जिसमें से 815 राज्य की होंगी और 35 जो सीट्स हैं वो हमारे केंद्र शासित प्रदेश से आएंगी। दोस्तों, ये हमारा जो परिसीमन हो रहा है ये 5वीं बार हो रहा है। इससे पहले 4 बार परिसीमन हो चुका है। अंतिम बार सन 2002 में हुआ था। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर अप्रैल 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर रही? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रथम स्थान पर, बी तृतीय स्थान पर, सी पंचम स्थान पर या ऑप्शन डी 6वें स्थान पर। बिल्कुल सही दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था हल्की सी कमजोर हुई है और अब ये 6वें स्थान पर है। नंबर 1 पे अमेरिका है और 2 पे चाइना है। टॉप में कोई परिवर्तन नहीं है। फिर जापान है, जर्मनी और इंग्लैंड, ये 5 देश हमसे ऊपर हैं। भारत ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया था, इवन जर्मनी को भी छोड़ा था, लेकिन आजकल जो युद्ध चल रहे हैं उनकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था 4.15 ट्रिलियन की इसका जो अनुमान है वो लगाया गया है, जिसके कारण जर्मनी, जापान और इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना ये भारत से ऊपर हैं। हो सकता है कि भारत इंग्लैंड और जर्मनी को बीट कर दे फिर से। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में पीटर मैग्योर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? और आपके ऑप्शंस रहेंगे ए हंगरी, बी ऑस्ट्रिया, सी जर्मनी या ऑप्शन डी डेनमार्क। बिल्कुल दोस्तों, हंगरी बिल्कुल सही उत्तर है। हंगरी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं पीटर मैग्यार। दोस्तों, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि महाबोधि टेम्पल को किस वर्ष यूनेस्को हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल लिस्ट में शामिल किया गया था। और आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 2001 में, बी 2002 में, सी 2003 में या ऑप्शन डी 2004 में। बिल्कुल सही दोस्तों,
वर्ष 2002 में महाबोधि टेम्पल को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि महाबोधि टेम्पल कहां पर है। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत के किस नेशनल पार्क में एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर बनाया गया है। दोस्तों इसका अर्थ है कि हाईवे के ऊपर हमने ऐसे अंडरपास बनाए हैं जिनके नीचे से हाथी, हिरन, शेर आदि जानवर आसानी से निकल सकेंगे। उनको सड़कों से क्रॉस करने की जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाएगी। इसको किया इसलिए गया है ताकि हाईवे निकालते समय किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट के कारण कोई भी जानवर की हत्या न हो। तो आपके ऑप्शंस रहेंगे ए, ऐसा हेली नेशनल पार्क में बनाया गया है, यानी जो हमारा एलिवेटेड कॉरिडोर है वो हेली पार्क में बनाया गया है, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी रहेगा ये हेमिस नेशनल पार्क में बनाया गया है। ऑप्शन सी रहेगा काजीरंगा नेशनल पार्क में, या ऑप्शन डी राजाजी नेशनल पार्क में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर राजाजी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है वहां पर बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर है। दोस्तों ये दिल्ली से देहरादून के हाईवे के बीच में पड़ेगा और ये आप लोग जानते हैं कि हमने लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली टू देहरादून नेशनल हाईवे बनाया है, जिसकी कुल लंबाई है 213 किलोमीटर। ये दिल्ली के अक्षरधाम टेम्पल से शुरू होकर और क्या बोलते हैं इसको, बागपत उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तराखंड के देहरादून तक जाएगा। ये 6 लाइनों वाला कॉरिडोर होगा जिसमें 12 किलोमीटर हमारा एलिवेटेड कॉरिडोर है जो हमने खास करके जानवरों के लिए बनाया है। दोस्तों इसी वजह से यानी 12 किलोमीटर लंबा होने के कारण ये एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हो चुका है। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि हाल ही में बिहार में बीजेपी के पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, उनका क्या नाम है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए, श्री सम्राट चौधरी, बी, श्री कमल वाजपेयी, सी, श्री गुलाब वाजपेयी, या ऑप्शन डी, श्री अमृतपाल। बिल्कुल सही दोस्तों, श्री सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और नीतीश कुमार जी को अब केंद्रीय जो राजनीति है उसमें शामिल किया गया है, तो इसकी वजह से उन्होंने अपना पद छोड़ा है। श्री सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है। पटना गंगा नदी के किनारे पर स्थित है और गंगा नदी को हमने 4 नवंबर सन 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था और 490 किलोमीटर के लगभग ये नदी बिहार में बहती है। इसके साथ साथ दोस्तों पटना के पुराने नाम हैं पाटलिपुत्र और कुसुमपुरा। बिहार के अंदर 38 जिले हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है और घनत्व यानी डेंसिटी की दृष्टि से देखें तो ये भारत का नंबर 1 पे जिला आता है, क्योंकि 1 किलोमीटर दायरे के अंदर लगभग 1106 लोग रहते हैं, जो अन्य जगह की अपेक्षा बहुत अधिक है। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों हाल ही में वर्ष 2025 के लिए विजडन पत्रिका प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें अनेक प्रकार के क्रिकेटर्स को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आपको बताना है कि महिलाओं में अग्रणीय क्रिकेटर की श्रेणी में यानी लीडिंग क्रिकेटर की श्रेणी में किन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये भारतीय खिलाड़ी हैं। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए, स्मृति मंधाना, बी, झूलन गोस्वामी, और आपका सी ऑप्शन रहेगा पूजा तिवारी, या ऑप्शन डी, दीप्ति शर्मा। बिल्कुल सही दोस्तों, दीप्ति शर्मा को लीडिंग क्रिकेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि पुरुषों की बात करें तो ये मिचेल स्टार्क को पुरस्कार प्रदान हुआ है। विजडन ट्रॉफी जो है वो वर्ष 2025 के लिए व्यक्तिगत प्रदर्शन में शुभमन गिल को प्राप्त हुई है और T20 में ये पुरस्कार अभिषेक शर्मा को प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि वर्ष 2025 में भारत में लगभग पेटेंट के लिए 1.44 यानी 1,44,000 के आसपास एप्लीकेशंस आई। इसमें सबसे अधिक एप्लीकेशंस किस राज्य से आई थी? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए, उत्तर प्रदेश,
बी तमिलनाडु, सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी हरियाणा। बिल्कुल सही दोस्तों, तमिलनाडु से सबसे अधिक एप्लीकेशंस प्राप्त हुई थी। दोस्तों, पेटेंट का मतलब है कि आपने कोई भी वस्तु बनाई है तो आप उस वस्तु को बनाने का पेटेंट ले सकते हैं, ताकि आपके अतिरिक्त उस वस्तु को कोई और न बना सके और उसकी कॉपी न कर सके। ऐसा करने से आप धनराशि तो कमा ही सकते हैं, और ये पेटेंट 20 वर्षों के लिए होता है। उसके बाद वो चीज़ सार्वजनिक हो जाती है और उसको कोई भी कंपनी बना सकती है। भारत में पेटेंट के लिए सन 1970 का अधिनियम लागू है, जिसके तहत हम 20 वर्षों के लिए अपने यहाँ जो उद्यमी हैं उनको पेटेंट प्रदान करते हैं। पेटेंट हमेशा उस वस्तु या उस कार्य के लिए दिया जाता है जो विश्व में पहले कभी किसी ने ना किया हो, यानी किसी भी प्रकार की कॉपी या नकल के लिए पेटेंट किसी को नहीं प्राप्त होता है। और ये बात भी हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में चाइना नंबर 1 पे है, अमेरिका नंबर 2 पे है, लेकिन भारत पेटेंट प्राप्त करने में 6वें स्थान पर है। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों, आप लोगों को बताना है विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विश्व में लगभग 4000 नेशनल पार्क हैं। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए येलोस्टोन नेशनल पार्क, बी नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, या ऑप्शन डी पेरियार नेशनल पार्क। बिल्कुल सही दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क जो ग्रीनलैंड में स्थित है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि डेनमार्क का जो है अधिकार है ग्रीनलैंड पर, तो ये जो पार्क है वो पाकिस्तान से भी बड़ा है, लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि पाकिस्तान जो है वो हमारा 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। और इसके साथ साथ अगर हम भारत के किसी राज्य से इसकी कल्पना करें तो आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो ये नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश राज्य का 3 गुना बड़ा है। आई होप कि आप लोगों ने अंदाजा लगाया होगा कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, ये कितना बड़ा है। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत और ताइवान के मध्य MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुए हैं कि भारत सेमीकंडक्टर्स के लिए जो है औद्योगिक पार्क यानी कि डिजिटल पार्क हम स्थापित करेंगे। तो आपको बताना है ये जो पार्क हैं औद्योगिक पार्क, ये भारत के किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी उड़ीसा में, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये पार्क यानी औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे गुजरात में। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों, अब ये प्रश्न है हमारा कि विश्व का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, और आपके ऑप्शंस रहेंगे ए साउथ बटन नेशनल पार्क, बी काजीरंगा नेशनल पार्क, सी मोइन आइलैंड नेशनल पार्क, या ऑप्शन डी सिंगापुर सिटी नेशनल पार्क। बिल्कुल सही दोस्तों, मोइन आइलैंड नेशनल पार्क ये दोस्तों 24 एकड़ में फैला हुआ है और ये सेशल्स नाम का देश है, वहां पर ये पार्क स्थित है। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में वर्ष 2026 से 29 के लिए उत्कर्ष 2029 रणनीति किस संस्थान ने जारी की है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए WHO ने, बी सेबी यानी इसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी होगा SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही दोस्तों, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उत्कर्ष 2029 रणनीति जारी की है और ये करेंसी मैनेजमेंट यानी मुद्रा प्रबंधन के लिए इस पॉलिसी को जारी किया गया है। दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत में सरकारी बैंकों की संख्या यानी कितने पब्लिक बैंक हैं। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि IPL यानी इंडियन प्रीमियम लीग में
4000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? और आपके ऑप्शंस रहेंगे ए अभिषेक शर्मा, बी शुभमन गिल, सी वैभव सूर्यवंशी या ऑप्शन डी जायसवाल। बिल्कुल सही दोस्तों, शुभमन गिल। दोस्तों शुभमन गिल ने 4000 रन बनाए हैं और 4000 रन बनाने के साथ साथ इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 2026 में आईपीएल का 19वां संस्करण खेला जा रहा है। आईपीएल की शुरुआत सन 2008 में हुई थी। ये क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि हाल ही में 9 अप्रैल सन 2026 को IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, इसने अपनी रेड डाटा बुक जारी की है, जिसमें आपको पता है कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं उनकी संख्या दर्शाई जाती है। तो आपको बताना है हाल ही में इंडेंजर्ड कैटेगरी में कितने जानवरों को शामिल किया गया है। और आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 1, बी 2, सी 3 या ऑप्शन डी 4। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर रेड डाटा बुक में 2 जानवर शामिल हुए हैं। इसमें पहला है एम्परर पेंगुइन, जो बर्फीले इलाकों में रहता है। ये जानवर एक प्रकार से 2 पैर होते हैं इसके और पंख होते हैं, लेकिन ठंडे इलाके में ही रहेगा। और साथ में रहेगा अंटार्कटिका फरसील। दोस्तों ये भी बर्फीले स्थानों पर पाए जाने वाला एक जानवर है जो मछली खाकर जिंदा रहता है। अंटार्कटिका फरसील, जिनकी संख्या 1999 के आसपास 22 लाख थी, जो घटकर अब 9.5 लाख के आसपास है। इसी प्रकार से देखें तो हम एम्परर पेंगुइन 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक कैटेगरी है एम्परर पेंगुइन। इनकी भी संख्या लगातार कम हुई है और ये दोनों अब इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि IUCN रेड डाटा बुक में कितनी कैटेगरीज में जानवरों को रखता है और भारत में ऐसे कौन से जानवर हैं जो रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग विलुप्त हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि चिकित्सा यानी मेडिकल के क्षेत्र में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 8 अप्रैल, बी 7 अप्रैल, सी 9 अप्रैल या ऑप्शन डी 10 अप्रैल। बिल्कुल सही दोस्तों, 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों हनीमैन ने होम्योपैथी की शुरुआत की थी, यानी जैसे आयुर्वेद का संबंध भारत से है वैसे ही होम्योपैथी का संबंध जर्मनी से है। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नजीर अमीदी नियुक्त हुए हैं। और आपके ऑप्शंस होंगे ए ईरान, बी इराक, सी फिजी या ऑप्शन डी मॉरिशस। बिल्कुल सही दोस्तों, हाल ही में नजीर अमीदी ने इराक के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इराक की राजधानी होगी बगदाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि इराक की करेंसी क्या है। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 71वां संविधान संशोधन, बी 72वां संविधान संशोधन, सी 73वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन। बिल्कुल सही दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को 73वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1992 में जोड़ा गया था। दोस्तों भारतीय संविधान की मूल कृति में 14 भाषाएं थी और उसके बाद 8 भाषाएं जोड़ी गई। 15वें नंबर पर हमारी आती है सिंधी भाषा और 16वें, 17वें, 18वें नंबर पर आती हैं नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा। 19, 20 और 21, 22वें क्रम पर आती हैं संथाली, डोगरी, बोडो और मैथिली भाषा। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स का प्रदर्शन करने के लिए ब्रह्मास्त्र अभ्यास किस राज्य में किया है। आपके ऑप्शंस हैं ए जम्मू कश्मीर में, बी लद्दाख में, सी अरुणाचल प्रदेश में या ऑप्शन डी राजस्थान में। बिल्कुल सही दोस्तों,
अपाचे हेलीकॉप्टर्स का जो अभ्यास प्रदर्शन हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स हमने किस देश से परचेज किए हैं। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि हाल ही में भारत के पहले वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट वनतारा विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई है। आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी जम्मू कश्मीर में या ऑप्शन डी असम में। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत का पहला वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट है वनतारा विश्वविद्यालय और इसकी नींव दोस्तों गुजरात में रखी गई है। दोस्तों इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की जो बीए, एमए या पीएचडी होगी वो जानवरों के ऊपर होगी, उनके बिहेवियर को समझने में, उनकी बायोलॉजी को समझने में और उनके संरक्षण रक्षण से संबंधित प्रक्रियाओं को समझने में यहाँ पर जो है वो ज्ञान दिया जाएगा। इस तरह की ये भारत में पहला विश्वविद्यालय है। और दोस्तों इसका जो शुरुआत हुई है यानी जो इसके ओनर होंगे वो अंबानी फैमिली होगी। अंबानी फैमिली में भी जो अनंत अंबानी हैं, जो मुकेश अंबानी जी के बेटे हैं, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि ज्योतिराव फूले जी का जन्म कब हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं ए 11 अप्रैल 1821, बी 11 अप्रैल 1825, सी 11 अप्रैल 1826 या ऑप्शन डी 11 अप्रैल 1827। बिल्कुल सही दोस्तों, 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म महाराष्ट्र के सितारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। दोस्तों ये समाज सुधारक और जाति विरोध आंदोलनों के प्रणेता थे। इनकी बुक का नाम है गुलामगिरी। इस बार भारत में इनके 200वीं जन्म वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री इस जन्मोत्सव का नेतृत्व कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण समारोह भारत में वर्ष 2026 से 27 के मध्य चलेगा। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हाल ही में लगभग 92 वर्ष की उम्र में ताई आशा भोसले जी का निधन हो गया है। इनको भारत के दूसरे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। और आपके ऑप्शंस होंगे ए 1998, बी 2006, सी 2007 या ऑप्शन डी 2008। बिल्कुल सही दोस्तों, इनको वर्ष 2008 में भारत के दूसरे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 12,000 गाने गाए। इनका पहला गीत रिकॉर्ड हुआ था सन 1943 में। दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि लद्दाख का शेर के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। शेरे लद्दाख भी हम इन्हें कहते हैं। और आपके ऑप्शंस रहेंगे ए कर्नल सोनम वांगचुक, बी सोनम वांगचुक, सी विक्रम बत्रा या ऑप्शन डी आदित्य सिंह। बिल्कुल सही दोस्तों, शेरे लद्दाख के नाम से कर्नल सोनम वांगचुक को जाना जाता है। दोस्तों लद्दाख में 2 सोनम वांगचुक हैं। एक तो है कर्नल सोनम वांगचुक जिन्हें शेरे लद्दाख के नाम से जाना जाता है। ये कारगिल युद्ध 1999 में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही थी, जिसलिए इनको ये दर्जा प्रदान किया गया है। जबकि दूसरे जो सोनम वांगचुक जिनका नाम आप खबरों में सुनते हैं वो बीजेपी के सांसद हैं और अभी तो जेल में हैं। तो दोनों में अंतर है, कर्नल सोनम वांगचुक और सोनम वांगचुक। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लद्दाख में कितने जिले हैं। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में कब मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए 11 अप्रैल, बी 12 अप्रैल, सी 13 अप्रैल या ऑप्शन डी 14 अप्रैल। बिल्कुल सही दोस्तों, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 में पहली बार तत्कालीन सोवियत संघ के व्यक्ति जिनका नाम था यूरी गागरिन, तो यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। दोस्तों पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली होती हैं
इनका नाम था वैलेंटीना। वैलेंटीना 1963 में अंतरिक्ष में गई थी और अपोलो मिशन 1969 के बारे में आई होप कि आप लोग पहले से ही जानते हैं, जिसमें से 3 लोग चंद्रमा पर गए थे। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि जीके कैप्सूल कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं को जरूर पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, किसी भी प्रश्न को लेकर कोई सुझाव है या कोई प्रश्न आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार और सुनिए शिक्षा पर आधारित ये सुंदर से गीत। कोई शोर करे तो करने दो, अपने में मगन रहो साथी। कोई सार न दे तो क्या करना, तुम स्वयं अकेले हो काफी। कोई शोर करे तो करने दो, अपने में मगन रहो साथी। कोई सार न दे तो क्या करना, तुम स्वयं अकेले हो काफी। हर कदम बढ़ाते जाना है, मुश्किल आसान बनाना है। हर कदम बढ़ाते जाना है, मुश्किल आसान बनाना है। अब बारी है फूलों सुन लो कांटों की नोक कुचलने की। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की।
क्या चलने से तुमको रोकेगा, हर बार तुम्हारा गिरना ही डूबने साहस में झोंकेगा। ठोकर खाकर गिर जाना क्या चलने से तुमको रोकेगा, हर बार तुम्हारा गिरना ही डूबने साहस में झोंकेगा। चल रही हवाएं हर चन है, संदेश सुनाती सनसन है। चल रही हवाएं हर चन है, संदेश सुनाती सनसन है। लहू पसीना कर लेना, बारी है तुम्हारे चलने की। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। पत्थर पर जब छेनी चलती, बन करके देव उभरता है। गन्ना जितना पीसा जाता, उतना ज्यादा रस झरता है। पत्थर पर जब छेनी चलती, बन करके देव उभरता है। गन्ना जितना पीसा जाता, उतना ज्यादा रस झरता है। यदि विजय सूर्य पर पाना है, तो बादल सा बन जाना है। यदि विजय सूर्य पर पाना है, तो बादल सा बन जाना है। सागर की लहरें क्या रोके, क्षमता है पार उतरने की। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। कोई शोर करे तो करने दो, अपने में मगन रहो साथी। कोई साथ न दे तो क्या करना, तुम स्वयं अकेले हो काफी। हर कदम बढ़ाते जाना है, मुश्किल आसान बनाना है। अब बारी है फूलों सुन लो कांटों की नोक कुचलने की। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स।
लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।